नमस्कार दोस्तों। जो आज का ये वीडियो है ये एक्चुअली में गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के लिए नहीं है। ये कुछ मेरे दिल की बातें हैं। जिस तरीके से मोदी जी अपने मन की बात करते हैं तो मैंने सोचा मैं भी अपने दिल की बात दिल से ही करूं। काफ़ी टाइम से जो मेरे दिल में बातें चल रही हैं कि लास्ट कुछ सालों से लाइक आई वुड से 4 या 5 सालों से जो जितना भी हम लोग प्रोग्रेसिव थे ये काफ़ी हद तक हम अपनी प्रोग्रेशन को ख़त्म कर चुके हैं एज इंडियंस। जो इंडिया में यूथ था, जब मैं इंडिया में था और मैं वहाँ स्टडी कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उस टाइम जो हम लोग सोचते थे तो हम प्रोग्रेसिव सोचते थे। और मैंने देखा कि कहीं पर कोई भी डिवाइड नहीं था। मेरे मुस्लिम दोस्त भी थे, मेरे हिंदू दोस्त भी थे, मेरे सिख दोस्त भी थे और मेरे क्रिश्चियन दोस्त भी थे। और हम सब हर बात पे बहुत ही ओपनली डिस्कशन करते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे की बात सुनी जाती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म की जाती थी। उसके बाद कुछ चेंजेस आए। जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी वजह से डिवाइड जो है वो बढ़ता गया, स्पेशली बीजेपी के कारण। और एक समय था जब मैं भी सोचता था कि यार नहीं, कांग्रेस 60 साल हो गए हैं, एक डिफरेंट पार्टी ऑल्टरनेटिव को ऑप्शन देना चाहिए ताकि पता लगेगा कि इस पानी में है। उस समय कुछ लोग कहते थे कि यार बीजेपी राइट विंग है या लेफ्ट विंग है, तो मैं कहता था यार नहीं, एक मौका तो बनता है। तो जब से ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुए 2012-13 से और 2014 में इलेक्शन हुए और मोदी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी से आई, तो उस टाइम तक जो देखा गया कि जितना भी इंडिया का जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल ओपनली इन्होंने ध्रुवीकरण जो था वो हो चुका था मुस्लिम और हिंदुओं के बीच। और जो धर्म की राजनीति है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ बातें जो हमेशा मेरे दिल में क्वेश्चन बनकर आती हैं तो वो मेरे दिमाग में रहती हैं और मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिया से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप लोग करते हैं। मैं देखता हूँ, जब मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया और ऑल पार्टीज़ ने क्या किया। पर क्योंकि इस समय गवर्नमेंट में बीजेपी है तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। 91 में इन्होंने मंदिर यात्रा की। जो मंदिर यहीं बनाएंगे कस्में खाते थे, वो आज तक आपको पता ही है किस तरीके से चल रहा है। 2014 में बहुत बड़े बड़े भाषण और बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, उसका रिज़ल्ट क्या है वो हम सबके सामने है। कुछ खास वादों पे ही हम बात करते हैं। जैसे 2012 में यूपीए सरकार जो थी वो नोट बदल रही थी तो बीजेपी उसके ख़िलाफ़ थी। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। 2014 में ब्लैक मनी बाहर आएगी, 100 दिन में अगर ब्लैक मनी ना लाऊं तो मुझे फांसी दे देना। तो वो 2014 से 2016 आ गया है, ब्लैक मनी नहीं आई। फिर कहा गया कि चलो ब्लैक मनी जो है वो इंडिया में ही है। 8 नवंबर को इन्होंने मोदी गवर्नमेंट इकलौते जो इनके लीडर हैं उन्होंने घोषणा की कि नोट बंद हो रहे हैं, इससे ब्लैक मनी रुकेगी, टेररिस्ट जो है उनके पास फंडिंग नहीं जाएगी। कुछ दिनों में जो ब्लैक मनी की बात है तो बीजेपी लीडर्स के घर में और बीजेपी लीडर्स की गाड़ियों में उनके पास नए नोट्स काफ़ी बरामद हुए और काफ़ी ब्लैक मनी बरामद हुआ, जिसकी रिपोर्ट्स न्यूज़ में काफ़ी आई, जिसके लिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में दिए हैं कि कई बीजेपी नेता पकड़े गए हैं जिनके पास लाखों रुपए न्यू करेंसी में थे। फिर आतंकवादियों को बड़ा कंट्रोल किया जाएगा, फंडिंग रोका जाएगा क्योंकि नोट बंद हो गए हैं। तो आतंकवादियों के पास भी 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त हुए हैं, वो भी पकड़े गए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैसे। उसके बाद जब देखा गया कि नोट जो है बैन करने से इनका पूरी तरह फेलियर हो गया है तो उसे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले गए। उसके बाद अब नया है कि अब जी प्लास्टिक के नोट छापेंगे। तो सवाल ये आता है कि कोई प्रॉपर जो है आपका डायरेक्शन क्या है। आप ब्लैक मनी रोकना चाहते हो, आप टेररिस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, आप 40 फिट नोट्स जो हैं काउंटर फिट नोट्स हैं उन्हें रोकना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहते हैं बेकार के नियम कानून देते हुए। इसके अलावा जो हमारे रिसेंटली 4-5 साल में अन्ना आंदोलन हुआ, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। अन्ना आंदोलन हुआ, काफ़ी यूपीए के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन था। हर इंसान ने बढ़ चढ़ के फैसला लेने के लिए कि जन लोकपाल आए, उसमें
पार्टिसिपेट किया। उसमें अनुपम खेर, वीके सिंह, किरण बेदी, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल सब थे। अब बीजेपी की जो फिलॉसफी आपको मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक मैंने बताया मंदिर का और ये ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान के दंगे, ये सब तो बीजेपी करा ही रही है और कराती रही है, इनका ये हिस्ट्री है। लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी तो सभी इनके भाषण आए कि अन्ना को धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल एक आउटसाइडर और भक्तगणों की नज़रों में बिल्कुल ठीक था। पर अगर हम उस आंदोलन में देखें तो अनुपम खेर बीजेपी ज्वाइन किया, वीके सिंह बीजेपी ज्वाइन किया, किरण बेदी बीजेपी ज्वाइन किया। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाना या पॉलिटिक्स में आना ही अन्ना को धोखा है, तो जिन्होंने बीजेपी से सर्टिफिकेट ले लिया या जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या उन्होंने अन्ना को धोखा नहीं दिया? तो इनसे इनका दोगलापन पता लगता है। दोगलेपन से और भी काफ़ी बातें हैं, हर चीज़ को थूक कर इन्होंने चाटा ही है। अभी जैसे कि ब्लैक मनी और नोटबंदी पे अभी ये घूम फिर कर फेल हो गए, तो अब इन्हें प्लास्टिक मनी की तरफ आ गए हैं, उसको डायरेक्टिव चेंज किया है मीडिया के थ्रू। उसी तरीके से अगर और भी आप सिचुएशंस देखें तो इन्होंने काफ़ी यू टर्न्स लिए हैं जो कि सभी को पता है, सभी के सामने हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जितने भी फैसले लिए उसमें आम जो जनता है उसके बारे में ना सोचकर सिर्फ बिजनेसमैन का सोचा। अभी पिछले कुछ सालों में एकदम से जो 20-25 साल से मैगी मार्केट में बिक रही थी, उस मैगी में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढी की जी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और मैगी बैन कर दिया गया। 2 दिन बाद बाबा रामदेव जी ने मैगी, पतंजलि मैगी लॉन्च कर दी। कुछ दिन में उनका मार्केट प्रोडक्ट में आ गया, वो बिक गया। उसके बाद मैगी भी बिल्कुल सेफ़ हो गई और मैगी भी वापस मार्केट में आ गई। तो अब देखिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। आपने डिजिटल इंडिया शुरू किया तो आप जियो की ऐड कर रहे हैं, आपने नोटबंदी की तो पेटीएम की ऐड की। पेटीएम को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मेक इन इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज़ को आपने फ़ायदा किया। तो अगर हम इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म ना कहें तो क्या कहें? इन सब के बावजूद जो अगली बात आती है कि जो भी इन सवालों को क्वेश्चन करता है, जैसे कि मैं इन सवालों को पूछता हूँ और या फिर मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, तो मैं देशद्रोही हूँ। ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक आ गया है पिछले 2-3 साल में कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस पे कोई भी अगर वो सवाल पूछा जाए तो वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चले जाए। और ये सब बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोदी जी उनके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो लोग कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं, आप प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करते या प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट कीजिए। तो मोदी साहब तो खुद ही 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल बोल कर ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनका दिन भी उनकी बुराई से शुरू होता था, ख़त्म भी उनकी बुराई से। अगर मनमोहन सिंह छींक भी दें तो मोदी साहब एज ए मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते थे। जो बंदा खुद प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देकर प्राइम मिनिस्टर बना है, तो आज अगर उस प्राइम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछे तो वो देशद्रोही कैसे? अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा देशद्रोही मोदी है। इसके अलावा आज की डेट में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करें तो इनके जो भक्तगण हैं जी, 60 साल में आप कहाँ थे, कांग्रेस के टाइम में कहाँ थे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो हर चीज़ पास्ट में ले आते हैं। तो अगर कुछ पास्ट में बुरा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें लाइसेंस मिल गया है कि आगे भी ये गलत ही करें। अगर इनसे बात करें तो 2002 की तो ये 1984 लाएंगे। भक्तगण मुझे कहेंगे कि सिख 84 में ही अच्छे थे जब कांग्रेस ने ऐसा किया। देखिए सर, जो भी हुआ वो बुरा था, उसमें किसी को डिफेंड करना या जो भी हुआ है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा। वो एक गलत था, वो जेनोसाइड था, चाहे वो 2002 में हो, चाहे वो मालेगांव हो और चाहे वो 1984 हो। जो चीज़ गलत है वो गलत है। कोई भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन प्लीज़ भक्तों, अपना दिमाग को थोड़ा सा खोलो और बिल्कुल ओपन इन चीज़ों के बारे में सोचो। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट आपके सर पे ही तबला बजाएंगे। तो प्लीज़ अपना दिमाग लगाओ और अपने दिल की बातें भी करो। धन्यवाद।